सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 18 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में भारत ने अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब्स अभी कहां पर लॉन्च की है। तो सही उत्तर होगा फ्रांस में। अभी हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी फ्रांस की यात्रा पर गए थे, वहां पर G7 समिट में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अभी भारत और फ्रांस ने मिलकर इंडिया फ्रांस ATL यानी कि अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज नाम की एक नई पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य है दोनों देशों के स्कूल के छात्रों और युवा इनोवेटर्स को जोड़ना, ताकि वे मिलकर नए आइडिया और तकनीकी समाधान विकसित कर सके। अटल टिंकरिंग लैब क्या है? ये भारत में स्कूलों में बनाई गई ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जहां बच्चे रोबोटिक्स सीखते हैं, AI पर काम करते हैं, कोडिंग करते हैं, 3D डिजाइन बनाते हैं और नई तकनीकों के प्रयोग करते हैं। और अभी ये अटल टिंकरिंग लैब ब्रिज जो फ्रांस में लॉन्च किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, भारत और फ्रांस के छात्र एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, संयुक्त प्रोजेक्ट बनाएंगे, नए आविष्कारों और स्टार्टअप आइडिया पर काम करेंगे, एक दूसरे की संस्कृति और तकनीकी अनुभवों से सीखेंगे। तो भारत के इस अटल टिंकरिंग लैब मॉडल से प्रेरित होकर अभी फ्रांस में पहली स्कूल इनोवेशन लैब बनाई गई है। ये आपको लाइन याद रखनी है। अच्छा, अगर बात करें ये पहल शुरू किसने की, तो अटल इनोवेशन मिशन जो भारत का है और फ्रांस का जो ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम है, इन दोनों ने मिलकर इस पहल को शुरू किया है। ठीक है, भारत में बात करें अटल इनोवेशन मिशन की, तो इसे 2016 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है भारत में नवाचार यानी कि इनोवेशन और उद्यमिता को बढ़ावा देना। अभी अगर देखें हमारे देश में तो 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रांस में हमने इसको शुरू किया है। ये रहा मैप में फ्रांस, कैपिटल पेरिस हो गई, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नो। कुछ और प्रश्न देख ले, तो अभी G7 समिट का आयोजन ये फ्रांस में ही हुआ था, 52वां संस्करण था। अभी फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा वार्ता भी बेंगलुरु में हुआ था। वन हेल्थ समिट 2026 हुआ था लियोन फ्रांस में। अभी भारत और फ्रांस के बीच इसी साल, ये 2026 के ही करंट अफेयर्स बता रहा हूँ मैं, भारत फ्रांस के बीच वरुण अभ्यास हुआ था, कहाँ पर, अरब सागर में। ये जरूर याद रखना कि ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पहला जो संस्करण है, फर्स्ट एडिशन जो इसका हो रहा है, वैसे ये रियाद में होना था, सऊदी अरब के रियाद में, लेकिन अब इसको शिफ्ट करके पेरिस फ्रांस में कर दिया है। इसके ग्लोबल एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। और अभी जब कुछ समय पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन ने मिलकर H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन किया था। कहाँ पर? कर्नाटक के वेमगल में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो आंसर होगा 5वां। तो भारत ने अभी जून 2026 में अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। और ये परीक्षण कहां पर किया गया? उड़ीसा में किया गया। इसका मतलब है कि अब भारत दुश्मन द्वारा छोड़ी गई लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। आपने नाम सुना होगा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या होती है? तो ऐसी मिसाइलें होती है ये जो 5,500 यानी कि 5500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ये जा सकती है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। बहुत तेज गति से लक्ष्य पर हमला करती। तो मतलब कोई इस तरह की मिसाइल से अगर भारत पे हमला करता है तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। ये क्षमता हमने प्राप्त कर ली है। यही है हमारा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। भारत की मिसाइलों से बचाने वाली एक सुरक्षा ढाल है, शील्ड है। मतलब अब कोई दुश्मन देश भारत पर परमाणु या लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अगर दागता है भारत पर, तो ये सिस्टम उसे लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर देगा। और इस तरह से अमेरिका, रशिया, इजराइल, चाइना के बाद भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। अच्छा, आप कहोगे इस तरह तो S-400 मिसाइलें भी हमारे पास है। S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, जो हमने रशिया से लिया है, उसमें इसमें क्या अंतर है? तो जो आज हमने बात करी वो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए है, जो 80-100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ऊंचाई पर काम करेगा। जबकि जो S-400 जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, ये विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल आदि को रोकने के लिए है, जिसकी रेंज कम ही है। मतलब उससे तुलना करोगे तो इसकी रेंज कम है। मतलब 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये काम करता है। 30 किलोमीटर के अंदर रेंज में कोई विमान, कोई ड्रोन वगैरह आता है, मिसाइल आएगी तो ये उसे नस्ते नाबूद कर देगा, फोड़ देगा।
इसी तरह कुछ और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बताता हूँ। S-400 के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये हमने रशिया से लिया और फिर हमने इसका नाम सुदर्शन रख दिया। एक वशोरात भी है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये एक मैनपैड्स है, यानी कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे इंसान अपने कंधों पर उठा करके इधर उधर ले जा सकता है। समर क्या है? समर मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर शॉर्ट रिटेलिएशन, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी रेंज 12 किलोमीटर तक होती है। भार्गवास्त्र की बात करें तो झुंड में ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए हमारा ये डिफेंस सिस्टम है। और आपको याद होगा पिछले साल 15 अगस्त को पीएम मोदी ने सुदर्शन चक्र की घोषणा की थी। प्रोजेक्ट कुशा क्या है? लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। आयरन बीम ये इजराइल का डिफेंस सिस्टम है। आकाश डीआरडीओ के द्वारा विकसित कम दूरी का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है। बराक 8 भारत और इजराइल के द्वारा निर्मित मध्यम दूरी का ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। भारतीय वायुसेना की नई स्वदेशी परियोजना वायु बाण परियोजना, ये भी अभी शुरू की थी। मतलब ये हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाला एक स्वदेशी स्मार्ट ड्रोन है जो निगरानी और हमला दोनों कर सकता है। और टी डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ये ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम है जो अभी लॉन्च हुआ था। एक याद रखना, भारत ने रशिया के साथ तुंगुस्का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के लिए एक समझौता भी किया था। तुंगुस्का सिस्टम इसका नाम है, जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम ही है। ये छोटे, धीमे और नीचे उड़ने वाले लक्ष्यों जैसे ड्रोन को मार सकता है। ठीक है, तो इतने सारे ये एयर डिफेंस सिस्टम कभी न कभी हमने न्यूज में पढ़े थे, मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च WT मारुत पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा पवन ऊर्जा सप्लाई चेन प्रबंधन से। तो WT मारुत ये भारत का पहला डिजिटल पोर्टल है जिसे पवन ऊर्जा विंड एनर्जी उद्योग की सप्लाई चेन को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए शुरू किया गया है। इसे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, जिसके मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। मतलब क्या हो गया इसका? मतलब जब एक विंड टरबाइन, पवन टरबाइन बनता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जैसे ब्लेड, बड़ी बड़ी ब्लेड्स हो गई, टावर हो गया, जनरेटर हो गया, केबल हो गया, कई हिस्सों को मिला करके वो एक टावर कंप्लीट होता है और ये हिस्से अलग अलग कंपनियां बनाती है। तो ये जो WT मारुत जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये हमें बताएगा या इससे हमें पता लगेगा कि भैया कौन सी कंपनी कौन सा पार्ट बना रही है, पार्ट कहाँ से आ रहे हैं, क्या वो सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं, जो भी कंपनी पार्ट बना रही है वो, और किस कंपनी से सामान जल्दी मिल सकता है। इन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर ये उपलब्ध कराएगा। मतलब आप यूँ समझो, सप्लाई चेन की पूरी जानकारी, यानी कि कच्चे माल से लेकर तैयार टरबाइन तक हर चरण की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। विंड एनर्जी से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊं, जैसे भारत में अभी 56.1 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित है, जबकि कुल संभावित जो क्षमता है वो लगभग है 1164 गीगावाट। लेकिन इसमें से अभी हमने इतना प्राप्त किया है। वैसे हमारा लक्ष्य है 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता को हासिल करना और 2036 तक लगभग 155 गीगावाट। और ये जो WT मारुत पोर्टल इस लक्ष्य को पाने में मदद करेगा। अभी हमने, आपको याद है, वैश्विक पवन ऊर्जा दिवस मनाया था 15 जून को, और अभी इसके लिए जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो हुआ था गोवा में, और वहीं पर इसको लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को याद रखना। पोर्टल से संबंधित कुछ एप्लीकेशंस, कुछ पोर्टल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ जो अभी न्यूज़ में रहे। एक हमने पढ़ा था ई प्राप्ति पोर्टल, इसको EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। एक हमने पढ़ा था खुआरल एप्लीकेशन, मिजोरम ने लॉन्च किया। एक स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। सुपर सेल साथी एप्लीकेशन को LIC ने, और प्रशस्त 2.0 मोबाइल ऐप को NCERT ने। CPO पोर्टल को नीति आयोग ने। कर्तव्य कामस एप्लीकेशन को कर्नाटक ने। श्रम मित्र एप्लीकेशन को हरियाणा ने। जीवन एप्लीकेशन और शतायु डैशबोर्ड को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। और क्यू फोर्स और कौटिल्य एप्लीकेशन को अभी भारतीय सेना ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में असम के किन उत्पादों को GI टैग मिला है? तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो सही उत्तर होगा बिहू पेपा। एक्चुअली में अभी असम के 4 उत्पादों को, 4 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है, वो सभी आपके सामने हैं। एक है कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, ये कार्बी जनजाति के पारंपरिक बुनाई कला है, सुंदर हस्त निर्मित कपड़े बनाए जाते हैं इससे। एक है बिहू पेपा, ये भैंस के सींग से बना पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जो बिहू त्योहार मनाया जाता है ना यहाँ पे,
उसमें इसका इस्तेमाल होता है, इस वाद्य यंत्र। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। असमिया बांस शिल्प हो गया, बैम्बू क्राफ्ट, बांस से घरेलू और सजावटी जो वस्तुएं बनाई जाती है वो हो गया। देवरी हथकरघा उत्पाद हो गया, देवरी जनजाति की पारंपरिक वस्त्र कला है ये, इसमें विशेष प्रकार के कपड़े और डिजाइन तैयार किए जाते हैं। तो ये 4 चीजें हो गई जिनको अभी जीआई टैग मिला, ये सभी असम के हैं। इसके अलावा त्रिपुरा का भी एक प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, जिसको कहते हैं सारिंदा। ये एक पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र है, आदिवासी समुदायों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। लकड़ी और प्राकृतिक सामग्री से हाथ से बजाया जाता है इसको, और इस तरह से त्रिपुरा का ये चौथा प्रोडक्ट बन गया जिसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो असम के ये 4 मैंने आपको यहाँ पर बताए और त्रिपुरा का ये सारिंदा मैंने आपको बताया। पहले जीआई टैग की बात करते हैं, फिर मैं असम और त्रिपुरा भी आपको लेकर के चलूंगा। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये एक्ट है 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया था 2004-5 में दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को। अगर किसी भी प्रोडक्ट को एक बार जीआई टैग दिया जाता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है, याद रखना 10 सालों के लिए। उसके बाद फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और हमारा लक्ष्य क्या है, भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 उत्पादों को जीआई टैग देना। ठीक है, अब यहाँ पे असम और त्रिपुरा की बात हुई है तो दोनों की स्टैटिक देख लेते हैं। पहले देखो, ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर हो गई, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक, वृक्ष है होलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल, आर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस में सत्रिया हो गया। त्योहार देखोगे, बिहू महोत्सव हो गया, वांचुआ महोत्सव हो गया, बेखो उत्सव हो गया। असम का 8वां नेशनल पार्क ये है सिखना ज्वलाओ नेशनल पार्क, देहिंग पटकई नेशनल पार्क, रायमोना, काजीरंगा, नामेरी, मानस, डिब्रू शिखोवा, औरंग नेशनल पार्क, ये सब यही हैं। भारत का पहला तेल का कुआं खोजा गया था डिगबोई असम में। और भारत का सबसे लंबा नदी पुल आपको मिलेगा, या नदी पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका, जिसे डोलो सादिया पुल कहते हैं, लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये असम की बात कर ली। उसी तरह से त्रिपुरा का भी चर्चा हुआ, तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री मानिक सांग, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी। यहाँ की मूल भाषा है कोकबरोक। खर्ची पूजा और केर पूजा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा है, 0 लाइन है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में योग पार्क पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? तो सही उत्तर होगा आयुष मंत्रालय ने। योग से आप पता लगा लोगे, आयुष ही इसका उत्तर होगा। तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने अभी योग पार्क पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, देश के पार्कों और सार्वजनिक स्थानों को ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों में बदलना जहां लोग रोजाना योग, ध्यान और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकें। तो ये पोर्टल अभी कब और कहां पर लॉन्च हुआ? तो ये अभी खजुराहो मध्य प्रदेश में इस पोर्टल को लॉन्च किया हमारे जो आयुष मंत्री हैं प्रताप राव जाधव ने। तो इन पार्कों का उद्देश्य क्या होगा कि हर व्यक्ति तक योग पहुंचे, समुदाय को जोड़ा जाए, मतलब लोग इस पार्कों में आकर के एक साथ योग करें, एक दूसरे से प्रेरित हो, स्वस्थ और हरित वातावरण बने। और जब लोग योग करेंगे, ध्यान करेंगे, तो स्वास्थ्य उनका सुधरेगा, रोगों में कमी आएगी। अच्छा, आयुष की बात करें, आयुष मतलब ए मतलब हो गया आयुर्वेद, वाई से योगा, नेचुरोपैथी, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी। आयुष मंत्रालय, इसका गठन हुआ था 9 नवंबर 2014। और योगा दिवस अभी हम मनाएंगे 21 जून को, याद रखना। और इसकी थीम पहले ही डिक्लेयर हो चुकी है, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और इस बार ये 12वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। इसका जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर होगा, कोलकाता में होगा। बाकी एक और पॉइंट याद रखना योग से कि अभी विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार हुआ था, कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। इसका मैस्कॉट एक शेर था, उसको नाम दिया वीर, वीर द लायन आप बोल दो। और इसमें मेडल टैली में देखोगे तो भारत पहले स्थान पर रहा। भारत ने 102 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रोंज, यानी कि टोटल 114 मेडल जीते। दूसरे पे जापान, तीसरे पे अर्जेंटीना रहा था। ठीक है, तो ये भी आप जरूर से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी? तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य है कैंसर के निदान और उपचार को बेहतर बनाना। अच्छा, साइक्लोट्रॉन क्या है? तो आप कहोगे साइक्लोट्रॉन एक विशेष मशीन है जो रेडियो आइसोटॉप नामक पदार्थ बनाती है। और इन रेडियो आइसोटॉप्स का इस्तेमाल पीईटी स्कैन में होता है, कैंसर की पहचान में, डायग्नोसिस में होता है, कैंसर के इलाज में इनका उपयोग होता है।
अब अगर बात करें ये परियोजना अभी ज़रूरी क्यों है, तो अभी नागपुर और उसके आसपास के अस्पतालों को रेडियो आइसोटॉप को दूसरे शहरों से मंगाने पड़ते हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है। लेकिन उसमें समस्या क्या है, इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत कम होती है। मतलब अगर ज़्यादा समय लग गया उनको मंगाने में तो वो बेकार हो जाते हैं और मरीजों की जांच में, उनके इलाज में देरी होती है। लेकिन अब नागपुर में ही इनके उत्पादन होगा तो सामग्री तुरंत उपलब्ध हो जाएगी और ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। वैसे अभी इस क्षेत्र के मरीजों को हमने कहा दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था, मतलब कहाँ से मंगाना पड़ता था, मुंबई से और हैदराबाद से। लेकिन अब नागपुर में ये सुविधा मिल सके। ठीक है, तो कौन सी सुविधा है, कौन सी परियोजना है, क्या उद्देश्य है, सब हमने बात कर लिया। अब महाराष्ट्र में हो रही है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई है, मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार। गवर्नर है जिष्णुदेव वर्मा। कुछ करंट अफेयर्स की चर्चा करें, रिवाइज करें तो भारत की पहली म्यूजिकल रोड का उद्घाटन मुंबई के कोस्टल रोड पे किया गया था। पहले बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 2026 का आयोजन भारत में हुआ। भारत में भी कहाँ, महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में। महाराष्ट्र सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता विधेयक 2026 को पारित किया। गौ टेक 2026 जो कि एक प्रमुख गौ आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी था, इसका आयोजन पुणे में हुआ था। महाराष्ट्र सरकार ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव यानी मेरा गांव स्वस्थ गांव नाम से एक अभियान शुरू किया था। मुंबई में भारत की पहली स्वचालित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया गया, जो कि किसके बीच शुरू हुई, कुर्ला और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच। मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था नागपुर में ही। महाराष्ट्र सरकार ने नई कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी। पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य है शहर में हवा का प्रदूषण कम करना और साफ सुथरे वाहनों को बढ़ावा देना। और ये भी हमने पढ़ा था, अडानी पोर्ट्स ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रेफ्यूजी शरण बंदरगाह शुरू किया। और ये कहाँ कहाँ पर इन्होंने बनाया, एक तो पश्चिमी तट में अगर देखोगे तो जो डिगी पोर्ट है मुंबई में वहाँ, और पूर्वी तट में जो गोपालपुर पोर्ट है उड़ीसा में वहाँ। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस 2026 ये कब मनाया गया, तो आंसर इसका हो जाएगा 17 जून को। तो हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य है लोगों को भूमि के खराब होने, मरुस्थलीकरण और सूखे के बारे में जागरूक करना और इनके समाधान के लिए प्रेरित करना। बात करें इस बार की थीम क्या है, रेंज लैंड्स रिकॉग्नाइज रेस्पेक्ट रीस्टोर। मतलब रिकॉग्नाइज मतलब पहचानो, मतलब जो भी घास के मैदान हैं, जैसे आप बोलोगे रेंज लैंड्स, उनके महत्व को समझो, रेस्पेक्ट करो, सम्मान करो, उनका संरक्षण करो और रिस्टोर करो। मतलब जो खराब हो चुके हैं घास के मैदान, उनको फिर से आप रिस्टोर करो, फिर से स्वस्थ बनाओ। ये इसकी थीम है। अच्छा, मरुस्थलीकरण क्या होता है, मतलब जब एक उपजाऊ जमीन धीरे धीरे अपनी उर्वरता खोकर के बंजर यानी कि रेगिस्तानी जैसी बनने लगती है, तो उसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। इसके मुख्य कारण क्या है, पेड़ों की कटाई सबसे बड़ा कारण यही है, अत्यधिक चराई हो गया, गलत सिंचाई पद्धतियाँ, भूमि का अत्यधिक उपयोग, जलवायु परिवर्तन, ये सब इसके कारण। ठीक है, तो 17 जून को ये दिवस। अच्छा, वैसे 17 जून को एक और दिवस होता है, विश्व मगरमच्छ दिवस, ये भी ध्यान रखना। वैसे जून में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मना लिए, चलो एक बार आपको रिवाइज करवाते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे, 1 जून को ग्लोबल पेरेंट डे, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्काइव्स डे अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को ग्लोबल विंड डे और 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के रूप में मनाए। ठीक है, तो ये सब जून के अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये पशु मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह। अभी इन्होंने एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। कहाँ पर, तो आंसर होगा बिहार में। तो केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने अभी बिहार के भोजपुर में एक एकीकृत एक्वा पार्क बनाने की शुरुआत की है। इसी के साथ इन्होंने पटना में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का भी एक क्षेत्रीय केंद्र खोला है। एक्वा पार्क क्या है, तो आप यूँ समझो ये मछली पालन से जुड़ी सभी सुविधाओं वाला एक बड़ा केंद्र होगा और इस परियोजना में खर्च किया जाएगा 31.21 करोड़ रुपए। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बनाई जा रही है। और जो पटना में
नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का केंद्र खुलेगा, उसका काम क्या होगा? तो ये केंद्र बिहार और पूर्वी भारत के मछली पालकों को प्रशिक्षण देगा, ट्रेनिंग देगा, तकनीकी सहायता देगा, सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा, ये सब काम इसका होगा। वैसे आपको बता दूं कि 2005 में बिहार का जो मछली उत्पादन है वो था 3.18 लाख टन, जो भी 2025-26 में बढ़कर हो गया है 10.28 लाख टन। तो बिहार अब भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय इनलैंड मछली उत्पादक राज्य बन गया है। इनलैंड मतलब जिन राज्यों की सीमा समुद्र से नहीं लग रही है, तो इनके अंदर ही जहाँ पर झीलें हैं, नदियां हैं, वहीं से मछली का उत्पादन किया जा रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे बात करी थी, ये केंद्र की योजना है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये कब शुरू हुई थी? तो याद रखना 10 सितंबर 2020 को इसको शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य है आधुनिक तकनीकों के उपयोग से मछली उत्पादन को बढ़ाना और मछली पालकों की इनकम में वृद्धि करना। बाकी देखो, इस प्रश्न में बिहार की चर्चा हो रही है, तो ले चलते हैं आपको बिहार। ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, गवर्नर है सैयद अता हसनैन। बिहार दिवस भी उसी दिन होता है जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। यहाँ पे आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व मिलेगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पर है। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें यहाँ से। तो बिहार में एक नई पुलिस यूनिट अभिया ब्रिगेड को अभी लॉन्च किया गया। बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की। आईआईटी पटना में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को शुरू किया गया, यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ पर खुला? पटना, बिहार में। आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड कौन सा बन गया? तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और नितिन नबीन जो पटना बिहार से हैं, अभी बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष और 12वें नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार में अभी बिहार ने खुद को नक्सली मुक्त राज्य घोषित कर दिया था। बिहार सरकार ने वैशाली जिले के हाजीपुर में देश का तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोलने की मंजूरी दी। पटना हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश बनी थी कौन? मीनाक्षी मदन रॉय। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प के स्वतंत्र राज्य निदेशालय किन दो राज्यों में स्थापित करने की अभी मंजूरी दी गई है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो अभी रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए एनसीसी के अलग अलग नए राज्य निदेशालयों यानी कि स्टेट डायरेक्टरेट्स को बनाने की मंजूरी दे दी है। इससे एनसीसी के राज्य निदेशालयों की संख्या अब बढ़कर के 17 से 19 हो गई है। अच्छा, फायदा क्या होगा ऐसा करने का? तो एनसीसी का प्रबंधन और निगरानी इससे बेहतर होगी। स्कूलों और कॉलेजों को एनसीसी से जुड़ी सुविधाएं आसानी से मिलेगी। कैडेट्स की ट्रेनिंग में सुधार होगा। आंध्र प्रदेश और झारखंड के ज़्यादा युवाओं को एनसीसी में अभी शामिल होने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और देशभक्ति का विकास होगा। क्या है एनसीसी? नेशनल कैडेट कॉर्प। तो आप कहोगे ये भारत का एक युवा संगठन है जो छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण, नेतृत्व और सामाजिक सेवा की शिक्षा देता है। इसकी स्थापना होती है 1948 में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। और अभी आप देखोगे वर्तमान में तो एनसीसी में 20 लाख से ज्यादा कैडेट्स हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन माना जाता है। अब यहाँ पे दो राज्यों की बात हुई है, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो दोनों के स्टैटिक हम देख लेते हैं। पहले ये रहा आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं अब्दुल नजीर। राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापेकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादि और डेक्कन फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है। कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस हो गया। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पे, पुलिकट झील, कोलेरू झील ये भी आपको यहीं पर मिलेगी। अब झारखंड की भी बात हो रही थी तो ये रहा मैप में झारखंड। कैपिटल रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। राजकीय पशु हाथी हो गया, पक्षी है कोयल, वृक्ष है साल, पुष्प है पलाश का फूल। और लोक नृत्य में बात करोगे छऊ हो गया, पाइका हो गया, सरहुल, कर्मा पूजा, श्रावणी वेला, ये सब यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद को कहा जाता है, जबकि सेंट्रल कोल फील्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा रांची में ही। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी IIRF रैंकिंग 2026 में
प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय को अभी मिला है? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को। तो IIRF रैंकिंग 2026 मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 की हम बात कर रहे हैं, जो कि भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी करता है। इससे छात्रों को ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी पढ़ाई, प्लेसमेंट, रिसर्च और सुविधाओं के मामले में बेहतर है। तो अभी अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों के रैंकिंग में बात करें तो इसमें टॉपर IIT बॉम्बे है। वहीं यूनिवर्सिटीज़ के रैंकिंग में बात करोगे तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी टॉप पर है। और जो मैनेजमेंट कॉलेजेस होते हैं, मैनेजमेंट जो बिजनेस कॉलेजेस होते हैं, उनकी रैंकिंग में अगर बात करते हैं तो IIM अहमदाबाद को पहला स्थान दिया गया। ठीक है, तो सिंपल ये रैंकिंग वाला प्रश्न था। तीनों की मैंने आपको रैंकिंग बता दी, ये ध्यान में रखना। बाकी ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। और डेली PDF और डेली प्रैक्टिस के लिए जो इनकी क्विजेज हैं, जहाँ पे आप क्विज लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको फ्री वे अवेलेबल होती है। कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला मंदिर कौन सा बन गया जिसने अपने धार्मिक प्रतीकों और शब्दों के लिए ट्रेडमार्क संरक्षण प्राप्त किया? तो श्री जगन्नाथ मंदिर, जो पूरी उड़ीसा में है। फिर अगले में पूछा नोवार्टिस द्वारा भारत में लॉन्च पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी का संबंध किससे है? तो प्रोस्टेट कैंसर। फिर पूछा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? तो आंसर होगा 9 भारतीय कंपनियों को। पैराक्वाट हर्बिसाइड पर बैन लगाने वाला अभी नवीनतम राज्य या तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। फिर पूछा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी स्लोवाकिया जब गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान मिला, उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। फिर आपसे पूछा था कि टाइम मैगजीन की 2026 की 100 सबसे प्रभावशाली खेल हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है स्मृति मंदाना। फिर पूछा गया कि प्रिक्स वर्साई वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स 2026 की सूची में शामिल जो भारतीय हवाई अड्डे हैं, उनमें से कौन सा एक है? मतलब 4 ऑप्शंस में अगर देखोगे तो इसमें से तो एक ही है, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे 2 थे, एक तो ये नवी मुंबई वाला और एक गुवाहाटी का जो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2। फिर पूछा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस, ये हर साल मनाया जाता है 15 जून। दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक किस आइसोटॉप पर आधारित है? तो थ्योरियम 229। फिर पूछा अभी पहले मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट अभी कहाँ पर हुई? तो आंसर होगा गुजरात में। ठीक है, बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था अट्टुकल पोंगल त्योहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो आंसर होगा केरल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न।